सभी को मेरी तरफ से शुभ नवरात्रि दोस्तों। ठीक है, देखिए चूँकि अभी वर्तमान में भी हमारा क्या है, नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि के समय में थोड़ा सा वीडियो बनाने में क्या होता है, कठिनाई होती है, क्योंकि आवाज़ें बहुत तरफ से आती रहती है, चारों तरफ से। तो इसलिए थोड़ा सा आप समझिए और इसको पढ़िए। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो ऋग्वैदिक काल, क्योंकि हमने पहली क्लासेस में या पिछली क्लासेस में हमने इनको क्या है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ा चुका है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बहुत सारा हम लोग वीडियो बना चुके हैं, 7-8 से वीडियो बन चुका है, विदेशी यात्रियों का विवरण भी बन चुका है, तो आप उसको देख लीजिए। मैं इसको आई बटन में आपको क्या कर दूंगा, दे दूंगा। ठीक है, फिर देखिए ये जो हमारा टॉपिक है वो आपके आगामी एग्जाम, आपके जो एसआई होगा ना, एसआई भर्ती में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी पीयू में भी, सीजीपीएससी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सॉरी, ये सीजीपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऋग्वैदिक काल में हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पर जो स्त्रियों की जो दशा थी ना, स्त्रियों की दशा थी वो सम्माननीय थी। इस सम्माननीय होने की वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस समय में हमारा जिसका इतिहास है वो ज़्यादा अच्छा था हमारा छत्तीसगढ़ भारत में। ठीक है, हमारा भारत में ये जो समय है ना बहुत इंपॉर्टेंट था, और यही समय क्या है हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा आपको कि गाय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि वर्तमान में गायों का इंपॉर्टेंस घट गया है। वही पैसा था, वही रुपया था। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी अवधि क्या मानी गई है, इसकी अवधि मानी गई है आपकी 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व या ईस्वी पूर्व। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ क्या है, इस काल के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, और ऋग्वेद को मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है किसमें, स्रोत में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा हल्का देखते चलेंगे, आप इसको जो आई बटन से जो मैंने दिया था वहाँ से देखकर ले लीजिए। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको आई बटन मिलेगा, या तो फिर चैनल को देख लीजिए, चैनल में जाइए, अब प्ले लिस्ट में देख लीजिए, आपका इसका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है, तो इस काल में ऋग्वेद की रचना होने के कारण इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया है। ठीक है, इतना आपको पसंद पता चला। फिर देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके ऋग्वेद के बारे में देखेंगे, पूरा तो नहीं देखूंगा क्योंकि एक बार हम लोग पढ़ा चुके हैं इसको। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ऋग्वेद क्या है, इसके रचनाकार कौन है मैंने बता दिया है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास करके, है ना, इन्हें रचना किया है इनकी। तो इसके विषय क्या है, तो इन्होंने आर्यों के बारे में क्या किया है, इसमें वर्णन किया है आपके लिए। और मैं बताऊं तो देवताओं की स्तुति, ऋग्वेद आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था, मतलब देवताओं की स्तुति किया गया है। ऋग्वेद क्या है, आर्यों के निवास स्थान के बारे में बताता है कि ये क्या है, ये सप्त सिंधु प्रदेश से क्या हुए थे, आए थे करके इनका सप्त। अब देखिए ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है, तो सप्त सिंधु का अर्थ ही क्या होता है आपका, 7 नदियों का क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम व 10वां मंडल क्या है, सबसे बाद में जोड़ा गया है किसमें, ऋग्वेद में, जबकि द्वितीय और 7वां मंडल सबसे प्राचीन जोड़ा गया है ना। फिर देखिए इसके बारे में बताते हैं, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण होने का क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पुरुष सूक्त है ना, इसको याद रखिए, क्योंकि और ये ऋग्वेद याद रखिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का वर्णन कहाँ से मिला है, तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। ठीक है, इतना आपको जानना है, मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि इस काल में क्या है, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। इसके भी बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, बस थोड़ा सा देखते चलिए। तो ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में है, इसकी भाषा क्या है, संस्कृत, जो कि वर्तमान में बहुत से लोग बोलना नहीं जानते हैं। ठीक है भाई, हम लोग भी नहीं जानते, जानते हैं थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा नहीं जानते। मंडल क्या है, 10 है, सूक्तियाँ 1028 हैं, श्लोक 10,580 हैं। ये मैंने ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। 10वें मंडल है, 10वें मंडल में देखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका तीसरा मंडल। क्यों, क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है ना, गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इतना देखिए। फिर आपका 9वां मंडल इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसमें सोमदेव का वर्णन है अग्नि व्यवस्था के लिए ना, इतना हमको पता है। फिर देखिए, अब देखिए इनके वेद, इनकी पढ़ने वाले, इन सब के बारे में मैंने बहुत से पढ़ा चुका है ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका इसकी व्यवस्थाएं। देखिए तो ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं देखिए, तो राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासनिक इकाई में देखें तो आर्यों के 5 कबीले आपको देखने को मिलेगा, पुरु, यदु, दुर्वास, अनु और द्रोहियों। ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें पंचयन या पंचजन्य कहा जाता था या कहा गया है। ठीक है, भरत कुल के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, आपको याद रखना है, भरत कुल के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष। समाज व्यवस्था देखिए तो इसकी समाज कैसी थी, तो ग्रामीण व्यवस्था थी। तो
इससे पहले मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था, जो कि पूर्णतः क्या थी, नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन ये क्या है, आपकी ग्रामीण व्यवस्था है। ठीक है, फिर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए समाज में कैसे थी, ऋग व्यवस्था, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, परंतु इस काल में कोई भी इस कुल का उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि कुल के मुखिया क्या थे, कुलप कहलाते थे। ठीक है, परिवार के लिए गृह शब्द का उल्लेख होता था। ठीक है, फिर देखिए थोड़ा सा इनके बारे में, ये इकाई के बारे में, तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, इकाई और प्रमुख उनके मुखिया। जैसे राष्ट्र क्या थे, सबसे बड़ा इकाई था, सम्राट होते थे। जन का क्या था, राजन। विश से विस्पति, ग्राम से ग्रामीण, कुल से कुलक। ठीक है, तो राष्ट्र में सम्राट मतलब राजा रहते हैं, फिर उनके बाद जन से राजन, विश से विस्पति, ग्राम से ग्रामीण, कुल से कुलक। आप ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ देखिए ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है, तो विश्व का उल्लेख 175 बार, 170 बार। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज कैसी थी, तो पितृसत्तात्मक थी। स्त्रियों की स्थिति समाज में सम्माननीय थे, और ये क्या करते थे, आपके जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते थे उनमें पुरुष के साथ स्थान में बैठती थी। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए मानव कबीले निवास करते थे, कबीले में निवास करती थी। कबीले के जन कहा जाता था, जन प्रमुख क्या कहलाता था, राजन कहलाता था। ये हमने डिब्बे में या आपकी जो चार्ट है उसमें देख लिए हैं, है ना। देखिए फिर देखिए जनपद पद का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है, जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। राजा का चुनाव समिति नामक एक संस्था करती थी, जिस समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था, ईशान कहलाता था। फिर देखिए विदत, यह एक आर्यों की प्राचीनतम परिषद थी। युद्ध की लूट का बंटवारा इसी परिषद में होता था, इसे जनसभा भी कहा जाता था। विदत, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए सभा के कुछ चुने हुए सदस्यों से मिलकर कौन बनती थी, आपका विदत बनती थी। कुछ प्रमुख अधिकारी के बारे में देखेंगे कि इनके समय में क्या क्या होते थे। तो आपका पहला था पूरा पुरोहित, महत्वपूर्ण अधिकारी और राजा का गुरु होता था, है ना। सेनानी क्या होते थे, सेना प्रमुख होता था। ग्रामीण क्या होता था, गांव का सैनिक संगठन होता था। ठीक है, फिर देखिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेंगे। तो यहाँ देखिए वाजपति, तो आपको वाजपति क्या है, आपका चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ये क्या करता था, चारागाह क्षेत्र के बारे में दिखता था। फिर देखिए उग्र क्या थे, ये पुलिस विभाग से संबंधित थे। पुलिस जितने भी सैनिक पुलिस के कार्य करते थे, खोज कर चोर को पकड़ना, ये करना, वो सब इनके अंतर्गत आता था। स्पष्ट क्या होते थे, गुप्तचर। पूरब क्या थे, दुर्गपति। भागदूत क्या थे, बलि भेंट का बंटवारा एवं का निर्धारण करने वाला क्या कहलाता था, भागदूत कहलाता था। ठीक है, फिर देखिए हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, सामाजिक प्रथाएं क्या क्या थी यहाँ पास। तो सामाजिक प्रथा के बारे में देखिए, तो विवाह नामक संस्था की स्थापना हो चुकी थी। बाल विवाह नहीं होता था, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह, बहुपति विवाह और अस्तित्व में था। ये सब क्या थे, अस्तित्व में थे। मतलब उस समय क्या था, आपको बाल विवाह नहीं होता था, बाल विवाह। ठीक है, जाति प्रथा विकास नहीं हुआ था। व्यवसाय के आधार पर राज समाज पुरोहित, योद्धा एवं सामान्य जन में विभाजित। मतलब जिस समय क्या होता था, पंडित का कार्य जो करता था, पूजा पाठ वगैरह करता था, वो क्या कहलाता था, आपका पुरोहित कहलाता था। जो युद्ध कार्य करता था वो योद्धा कहलाता था। वो कोई वर्ण व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, साहू हो, तेली हो, यादव हो, कुछ भी नहीं। साहू यादव हो, कोई कलार हो, चाहे कोई भी जाति हो, वो हमको कोई मैटर नहीं करता था इस समय। ये बहुत अच्छा समय था। छुआछूत का प्रचलन नहीं था, समाज समतावादी था। जो कि वर्तमान में छुआछूत का प्रचलन नहीं ना, उस समय भी ऐसे ही होता था। ठीक है, फिर देखिए आगे पढ़ते हैं, आर्थिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आर्थिक जीवन के बारे में देखिए, समता सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, मैंने बता दिया है। प्रजा स्वयं राजा को उसके अंश स्वेच्छा से दे देती थी, जिसे बलि या भेंट या चढ़ावा कहा जाता था। मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, इसके बाद कृषि, उसके बाद जो होता था वो व्यापार होता था। ठीक है, फिर देखिए बिक्री का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय, गाय या निष्क। ठीक है, अब ये निष्क क्या है, तो निष्क क्या है, आपके सोने की आभूषण या सोने का सिक्का होता था। ठीक है, गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में विनिमय का मुख्य साधन था। गाय ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था इस समय। ठीक है, गाय का धार्मिक एवं सामाजिक की अपेक्षा आर्थिक महत्व अधिक था। ठीक है, फिर देखिए इस काल के उत्तरार्ध में कृषि की शुरुआत हुई। मुख्य उपज जौ थी, जिसके लिए यौ शब्द का प्रयोग हुआ। कृषि उपज के लिए एक अन्य शब्द धान्य का भी प्रयोग होता था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखिए, अन्य व्यवसाय बढ़ई, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि था। इनमें से बढ़ई बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह युद्ध सामग्री का निर्माण करता था। ठीक है, समझ में आया। फिर देखिए निष्क, स्वर्ण आभूषण या सोने की मुद्रा, मन तौल की इकाई। रई या संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से की जाती थी। कपास का उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। व्यापार में क्या है, स्थल एवं थल दोनों मार्गों से होता था। गोधूली क्या है, समय की माप, संध्या के समय के माप को क्या कहते थे, गोधूली कहा जाता था। गव्यंतु दूरी के माप के लिए। ठीक है, फिर देखिए उर्वरा, जुते हुए खेत को कहा गया। ठीक है, फिर देखिए लांगल, हल को कहा गया। खली नीमा, सिंचाई के लिए खुद कर प्राप्त किए गए, खोद कर प्राप्त किए गए ना।
सीता क्या है, हल से बनी नाली। पर्जन्य क्या है, बादल के लिए। खिल्य भूमि, भूमि की माप की इकाई। आपका क्या कहलाता था, खिल्य कहलाता। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्याय व्यवस्था। तो ये न्याय व्यवस्था कैसा था यहाँ पर का, तो ये देखिए हमारा न्याय व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो न्याय व्यवस्था के बारे में देखिए तो यहाँ धर्म पर आधारित था न्याय व्यवस्था। पशुओं की चोरी सर्वाधिक होती थी क्योंकि गाय का महत्व ज़्यादा था। अधिकांश युद्ध गाय को लेकर होता था। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठी या गाय का अन्वेषण है। मृत्युदंड की प्रथा कभी नहीं थी। एक व्यक्ति को शतदाय कहा जाता था क्योंकि उसकी मृत्यु की कीमत या जान की कीमत 100 गाय थी। 100 गाय थी, ठीक है, 100 थी नहीं, 100 गाय थी, ठीक। फिर देखिए सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा सा देखें तो आपका ये समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था, परिवार संयुक्त था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के प्रमाण आर्यों को, वर्ण व्यवस्था के प्रमाण में आर्यों को गौर वर्ण एवं दासों को कृष्ण वर्ण में रखा गया था या कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, जो जैसा कर्म करता था उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता था। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त चतुर्वर्णों का उल्लेख है। ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की भुजाओं से हुई इनकी, वैश्य से जांघों की और शूद्र की पैरों से हुई किनकी, ब्रह्मा की। ऐसा उत्पत्ति आपको बताया गया है 10वें मंडल में, ठीक है। हाँ, सतपथ ब्राह्मण पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। जाय दस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी, पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेते थे, ठीक है। फिर देखिए लड़कियों है ना, लड़कियों का क्या है, उपनयन संस्कार किया जाता था लड़के के साथ साथ, ठीक है। बाल विवाह एवं बहु विवाह प्रचलन नहीं था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह एवं पुनर्विवाह का प्रचलन में था। इनकी आयु क्या होती थी, विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। इतना आपको पता है। फिर देखिए धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। धार्मिक जीवन का उल्लेख क्या है, बहुदेववादी, मुख्य रूप से पृथ्वी प्रकृति के उपासक या पुरुष देवता की प्रधानता थी। यहाँ पर मुख्य देव इंद्रदेव 250 बार इसका वर्णन हुआ है। युद्ध में आर्यों का नेतृत्व करते थे और वर्षा के देवता कहे जाते थे। द्वितीय अग्निदेव देवता और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तृतीय वरुण देव ऋतु के संरक्षक व जलनिधि देवता माना गया है। आकाश, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता 7वां मंडल वरुण देव को समर्पित है, याद रखिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए देवताओं का वर्गीकरण देखिए। पृथ्वी का देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, नदियाँ, ये क्या है, पृथ्वी के देवता है। अंतरिक्ष देवता कौन है, इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य। आकाश के देवता विष्णु, सूर्य, सविता, वरुण, ये सब क्या है, इनके देवता। मंदिर या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे। इनमें इस काल में 4 विदुषी महिलाएं हुई थी, अपाला, विशंभरा, घोषा, सीता और लोपामुद्रा। ये लेकिन 4 हैं, लेकिन ये 5 है ना, ठीक है, 5 लिख लेना, 4 नहीं, ये 5 लिख लेना, ये 5 हो गए ना। हाँ, ऋग्वेदिक काल में आर्यों का वर्णन है ना। तो देखिए ये क्या है यहाँ पर, वो तो मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम आर्यों ने प्रवेश किया। आर्यों का सर्वप्रथम सप्त संधियों में प्रवेश किया। सप्त संध्या प्रवेश मतलब 7 नदियों से हैं। आधुनिक नाम, प्राचीन नाम कुछ नदियां हैं। ये 7 नदी जिनके बारे में हमको वर्णन किया है। तो ये आपके पहले सिंधु नदी, जिनको हिरणी नदी आर्थिक महत्व के कारण, या सुवासा नदी, या ऊर्पवर्ती नदी के नाम से जाना जाता था। आप इसको देखिए। फिर देखिए झेलम नदी, वितस्ता, रावी नदी, परुष्णी नदी, चिनाब नदी, अस्किनी नदी, सतलज नदी, शतुद्री नदी, और ये फिर देखिए आपका व्यास नदी, विपाशा, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। तो कितने नदी हुए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 नदी हुए ना। इन्हीं के कारण को सप्त संध्या प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। फिर चलिए यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों को सिंधु नदी प्रमुख नदी थी और सरस्वती नदी पवित्र नदी मानी गई है, ठीक है। घग्गर नदी जो वर्तमान है घग्गर नदी है ना। फिर देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख पीता का है, 335 बार। आर्यों के आगमन का कालानुक्रम देखिए तो मैक्स मुलर ने क्या किया है, 1500 ईसा पूर्व माना, जो कि सर्वाधिक मान्य है, ठीक है। फिर देखिए इनके बारे में देखते हैं तो विक्टर नित्य ने 2500 ईसा पूर्व, बाल गंगाधर ने 6000 ईसा पूर्व माना है, ठीक है। अब ये देखिए ये आरजू नहीं है दोस्तों, ये आर्यो हो गए ना। जब पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं ना तो बहुत अच्छा दिखता है, कोई भी प्रिंट स्प्रिंग नहीं दिखता, लेकिन जब वीडियो बनाते हैं तो स्प्रिंग दिखता है। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, चिंता मत कीजिए, पीडीएफ मिलेगा तो। सामान्य तौर पर मध्य से माने जाते हैं। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से सत्यार्थ प्रकाश से इंडियन हिस्टोरिकल डेटेशन में इसका उल्लेख किया गया है। लोकमान्य तिलक ने उत्तर ध्रुव से माना है, ठीक है। फिर देखिए आपके जो मैक्स मुलर, एक मिनट है ना, आपके जो मैक्स मुलर हैं इन्होंने मध्य एशिया से माना है। अविनाश चंद्र दास ने सप्त संध्या प्रदेश से, एडवर्ड मेयर ओकिच ने मध्य एशिया के पामी क्षेत्र से, के शर्मा हिमालय मानस क्षेत्र से, और सर्वाधिक प्रमाणिक मत है अल्पस पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया से माना जाता है। ये सर्वाधिक प्रमाणिक मत है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा।
तो यहाँ देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हिमालय पर्वत से परिचित थी परंतु विंध्य और सतपुड़ा से परिचित नहीं थे। हिमालय पर्वत की मूंज चोटी का उल्लेख इसमें क्या आपको देखने को मिलता है। गेरुवर्ण मृदुवहन वैदिक कालीन है। चावल का उल्लेख नहीं है। सर्वप्रथम चावल का उल्लेख अथर्ववेद में ब्रीही नामक से उल्लेख है। ऋग्वेद आर्य का लेखन कला से अपरिचित थे। आर्यों को दक्षिण प्रसार अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में किया हुआ। परिपशु मतलब एक प्रकार का यज्ञ, और पणि क्या है, एक प्रकार के व्यापार में दूर दूर तक जाने वाले लोगों के लिए पणि शब्द का उल्लेख होता था। और आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। ये रहा हमारा ऋग्वैदिक काल का अध्ययन। ठीक है, ये हमारा इतिहास में इनको हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यही का वीडियो आज का वीडियो यहीं तक रहा, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, है ना।